ओके बच्चों, चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 5। ठीक है, आज हमारा लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। तो दो टॉपिक मेनली डील करेंगे। एक होगा अपना रेजोनेंस और दूसरा होगा एलसी ऑक्सीलेशन। बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे एलसी ऑक्सीलेशन को, बहुत ज्यादा नहीं हमें डेप्थ पे पढ़ना है, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक तो रेजोनेंस है। ठीक है, रेजोनेंस को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक काम करते हैं, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था एलसीआर सर्किट, क्यों ना उसको रिकॉल कर लेते हैं। एलसीआर सर्किट को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में? तो हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को हम अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। हमने देखा था कि एक बात तो तय है कि जो भी होगा करंट सबके क्रॉस सेम होगा। सबके क्रॉस करंट क्या होगा? सेम होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। एल के क्रॉस, सी के क्रॉस और आर के क्रॉस। हमने लेकिन पढ़ा है कि एल के क्रॉस वोल्टेज करंट से आगे होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से पीछे होता है, और रजिस्टर में वोल्टेज करंट के सेम फेज में होता है। तो हम सिंपल सा ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम्स को देखने के लिए। और फेजर डायग्राम में हम सिंपल सबसे पहला काम करते हैं क्या है, सबसे पहला ड्रॉ कर लेते हैं अपन आई। आई क्या होता है? अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मैं तीनों वोल्टेजेस को ड्रॉ करता हूँ। वोल्टेज कौन सा है? एक है वी आर, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। याद रखिए, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो होता है वो हमेशा करंट के सेम फेज में होता है, वी आर। अगला पॉइंट है वीएल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। हमेशा वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस जो होता है वो हमेशा करंट से आगे होता है। हमने क्या बना लिया? वीएल। और तीसरा क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमेशा पीछे होता है, दैट इज वी सी। क्लियर? अभी ये वीएल वीसी वीआर है क्या? तो वीसी कितना कह सकते हो? आई इंटू एक्सी कह सकते हो। वीएल क्या कह सकते हो? आई इंटू एक्सएल कह सकते हो। और वीआर क्या कह सकते हो? आई इंटू आर कह सकते हो। क्लियर है? ये आपका आई है। तो हमने गौर से देखा कि हमारे पास क्या सीन है। हमारे पास टोटल तीनों वोल्टेज अलग डायरेक्शन में है, लेकिन जो नेट फोर्स है, सॉरी नेट फोर्स कह रहा हूं, नेट वोल्टेज अप्लाइड है, वो क्या होगा? तीनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, अगर मैं सही मायने में बोलूं वेक्टरिकली, तो तीनों का नेट सम क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज, व्हाट इक्वल टू v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी। यानी एक बात होता है कि जो v वोल्टेज है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वी आर, वी एल एंड वी सी। और तीनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फेज में। क्लियर? तीनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फेज में। क्या अगर कोई मेरे को बोले कि इसका नेट वोल्टेज कितना हो, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, कंडीशन लेते हैं। कंडीशन क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं कि वीसी वाला वोल्टेज जो है बड़ा है और वीएल वाला वोल्टेज क्या है? कम है। यानी मैं मान लेता हूं कि वीसी अपना बड़ा है। एक बात तो मानते हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वीसी बड़ा है और वीएल छोटा है, तो इसका क्या नेट लिख सकते हैं क्या? वीसी माइनस वीएल। समझो गौर से। और इधर क्या है अपना? इधर क्या है? वीआर है क्या? इधर वी आर और नीचे क्या है? वीसी माइनस वीएल नेट। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा, तब कह सकते हो क्या? वी इक्वल्स टू, सिंपल सिंपल मैं कह सकता हूँ क्या? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। क्या रिप्लाई करते रहो इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ अगर कोई अनम्यूट हुआ है। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। ये नेट वोल्टेज है अपना। क्लियर? अगर इसको रेजिस्टेंस के टर्म में सबको वी को क्या लिख सकते हो? आई। जो भी आई तो सबके क्रॉस सेम है, तो आई लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये आई इक्वल्स टू कुछ इतना हो जाएगा क्या? आई इंटू जेड हो जाएगा। तो नेट वोल्टेज क्या होगा? आई इंटू जेड। जेड मतलब टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर माइनस आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? अपने पास आई सब कैंसिल हो जाएगा, और क्या फाइनल जेड नेट इंपेडेंस कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई इन चैट, रिप्लाई इन चैट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बढ़िया। अर्शी, श्रेया, प्रगति, आदित्य राज। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्यों ना इंपेडेंस ट्रायंगल को देखते हैं। इंपेडेंस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है? आर होता है, और ये वर्टिकल वाला क्या होता है? मान लेते हैं एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक है,
एक्सी माइनस एक्सएल है। और ये क्या होता है, ये होता है जेड होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? और ये एंगल कितना है, ये एंगल है फाइव। क्लियर है? ये एंगल कितना है फाइव। क्लियर है? ये एंगल फाइव है, तो आप फाइव समझ सकते हो, ट्रायंगल से आराम से निकाल सकते हो। यही है पूरा सर्किट, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फेजर डायग्राम से आप पूरे एग्जाम में इसको लिख सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और एक बात यहाँ पे और फाइनली कंक्लूड कर लेता हूँ। कंक्लूड क्या कर सकते हैं इस केस में कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ये एंगल है फाइव है, नेट वोल्टेज और करंट के बीच के फेज डिफरेंस को कहते हैं फाइव। तो हमने देखा कि V इक्वल्स टू क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट जो है वो वोल्टेज से आगे है। याद रखिएगा, जब XC XL से बड़ा है तो करंट क्या है, आगे। करंट लीड्स द वोल्टेज। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है सबको? राशि वॉइस लैग कर रहा है क्या अभी? क्लियर है? ठीक है, एक काम करते हैं, अभी सही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, दूसरा ऑपोजिट कर दे रहे हैं। इस बार मैं मान ले रहा हूं कि इंडक्टर वाला वोल्टेज ज्यादा है, यानी एक्सएल ज्यादा है एक्सी से। क्लियर है? यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बार जो नेट इस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा, दोनों 180 डिग्री ऑपोजिट है, इस बार जो नेट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो ऐसा होगा क्या, VL माइनस VC। क्लियर है क्या? और ये क्या हो जाएगा, क्लियर है? तो अब इनका नेट वोल्टेज क्या होगा इस केस में? एक बात तो क्लियर हो गई, इस केस में करंट लैग करेगा। ठीक है, इस सर्किट में वोल्टेज क्या होगा, आगे होगा। क्लियर है? तो हमने V बना दिया। अब सबको पता है कि V इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। एंगल कितना है, फाइव। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। मैं लिख सकता हूं क्या, Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, वही बात है फिर से, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आर XL माइनस XC, Z इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? सबको आ गया समझ में आता है? अब अपने पास आर जेड हो गया, आर स्क्वायर अगेन इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा फाइव। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कॉस फाइव आर बाई जेड हमेशा की तरह होता रहेगा। इस केस में वोल्टेज करंट से आ गया है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं V इक्वल्स टू, तो मेरा फिक्स है V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी होगा तो I क्या होगा, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये फाइव हमको निकालना होता है। फाइव निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R अपॉन Z। या और tan फाइव इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिख लेंगे, XL माइनस XC अपॉन R। कुछ भी यूज कर लेंगे हम लोग फाइव निकालने के लिए। क्लियर है? ये दो केस क्लियर है सबको? क्या यहां तक सबको क्लियर है? लास्ट क्लास का टॉपिक बता रहा हूं, नया अभी टॉपिक शुरू नहीं किया हूं। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर आपने दो बताया, तीसरा केस नहीं बताया, 2200, तो तीसरा केस ही तो अपना आज का पूरा चैप्टर है, तो हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो अगला पार्ट अपना क्या है, पावर फैक्टर। क्लियर है? पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर मुझे नहीं लगता कि आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत है, तो हम जान चुके हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव इक्वल्स टू R अपॉन Z। ठीक है, अब आपको सिंपल कभी tan फाइव निकालना हो, tan फाइव अगर निकालना हो, tan फाइव निकाल सकते हो, मॉड लिख लेना XL माइनस XC, जो भी आया मॉड बाई R। क्लियर है? दोनों में से कोई किसी से भी आप फाइव निकाल सकते हो, और फाइव से आप cos फाइव निकाल के आप क्या निकाल सकते हो, पावर फैक्टर। तो ये बड़ा ही सिंपल है, ट्रायंगल इंपेडेंस ट्रायंगल से बड़े आराम से निकल जाएगा। एवरेज पावर अगर मैं सीधा सीधा कहूं, सिंपल से याद रखिएगा, ना इंडक्टर ना कैपेसिटर कोई पावर का लॉस नहीं करता है। तो अगर मैं सीधा सीधा ऐसा लिख दूं
आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर, तो गलत नहीं होगा, ये भी बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। क्लियर है क्या सबको? जब इंडक्टर और कैपेसिटर कोई रोल पावर में है ही नहीं, तो एवरेज पावर को मैं क्यों ना आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर लिख दूं। क्लियर है? क्योंकि हमने देखा था इंडक्टर कैपेसिटर क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, 5 के फेज 90 के फेज डिफरेंस पे होते हैं, तो पावर एवरेज कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बढ़िया रश, ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या है, ठीक है, समझो इस खेल को समझो। हमने सिंपल सी बात की कि हमने जो देखा कि मान लो मेरे को कोई आई नॉट निकालने को बोलता है, आई नॉट या आई आर एम एस कुछ भी निकालने को, तो वी नॉट बाई क्या लिखना पड़ेगा, जेड, वी नॉट बाई जेड, या इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, वी नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर? आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन जेड, आरएमएस हो तो आरएमएस में भी अपॉन जेड होगा सीधा। अब एक्सेल क्या होता है समझते हैं। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, और एक्सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा इंटू सी होता है। क्लियर है क्या? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे कंट्रोल में, फ्रीक्वेंसी हमारे कंट्रोल में। याद करो, रेडियो, रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपके कंट्रोल में होती है। तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो आपका करंट भी चेंज होगा। मानते हो क्या? कितने लोग अग्री करते हैं? अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो एक्सएल और एक्सी भी चेंज होगा, और अगर एक्सएल और एक्सी चेंज होगा तो आपका करंट भी चेंज होगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं क्या, कि मैक्स जो करंट ऑब्टेन हो रहा है हम उसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं, रेडियो की तरह हम ट्यूनिंग कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके। इज इट फाइन? क्या इज इट अंडरस्टूड सबको? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि आपके कंट्रोल में करंट है, इस सर्किट में अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो करंट भी चेंज होगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा, हम करंट को चेंज, तो अगर आप ही से कोई पूछता है कि बताओ ऐसा कौन सा केस होगा जब मेरे को करंट मैक्सिमम मिलेगा, करंट मैक्सिमम कैसे कब मिलेगा, ठीक है, करंट मैक्सिमम मिलने का मतलब क्या होता है, करंट मैक्सिमम मिलने का मतलब सीधा सीधा कि Z शुड बी मिनिमम, Z मिनिमम। अगर Z मिनिमम होगा, अगर Z मिनिमम होगा तो आप कह सकते हो कि करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बताइए, क्लियर है क्या? रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब ये कब होगा, अब ये कब होगा, क्या ये तब होगा जब ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर जो है, अगर मैं बोलूं कि ये वाला फैक्टर अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। जेड मिनिमम कब होगा, जब क्या कह सकते हैं क्या, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। इससे कम तो वैल्यू नीचे का, आर तो निगेटिव कम नहीं हो सकता ना, आर तो फिक्स है। एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू जितना कम हो जाए उतना अच्छा। तो एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। यानी क्या कह सकते हैं, जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा तो करंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? सिंपल, बाकी बातें बाद में करेंगे। क्या मेरी सिंपल सी बात सबको समझ में आ रही है कि जब आपका एक्सेल, जब आपके एक्सी के इक्वल हो जाता है, उस केस में हम कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंस बचता है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और उस वक्त मैं कह सकता हूं ये क्या, कौन सा कंडीशन होता है, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस। जब एक्सेल इक्वल्स टू एक्सी हो जाए। क्लियर? हम आगे बात करेंगे इस पे, कहानी हम और भी लंबी करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, रेजोनेंस इन द सर्किट, इन द एसी सर्किट refers the state of the circuit in which inductive reactance is equal to capacitive reactance।
ये ऐसा वक्त होता है, ऐसा स्टेट होता है जिस वक्त आपका एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाए, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ई गेट इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इज इट क्लियर? क्या यही हमने कहानी पढ़ी? ठीक है। या मैं क्यों ना ऐसा कहूं कि रेजोनेंस इन एन एसी सर्किट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मैक्सिमम करंट कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, सिंपल। मैक्सिमम करंट के कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, या ऐसे कंडीशन जब एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अपना क्या होना चाहिए, एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू एक्सी। तो देखते हैं एक्सएल कितना होता है और एक्सी कितना होता है। यार एक्सएल एक्सी क्लियर? क्लियर है क्या? क्या लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/√LC। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। दिस इज द दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या? याद रखते हैं, यहीं से टर्म आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आपका ओमेगा 1/√LC हो गया, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा नॉट से, इसको नेचुरल कहते हैं, इक्वल्स टू 1/√LC। और इस फ्रीक्वेंसी पे आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड। क्या पूरी तरह से क्लियर है? क्या पूरी तरीके से क्लियर है कि ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 1/√LC। मैक्सिमम करंट विल बी ऑब्टेन्ड एट दिस फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। तो मुझे इस ग्राफ फेजर डायग्राम की कोई जरूरत क्लास में अब नहीं है। तो क्यों ना एक डायग्राम बनाते हैं, वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या किया, करंट और फ्रीक्वेंसी का ना एक ग्राफ बना दिया। क्या ऐसा ही ग्राफ होगा क्या, आप बताओ? ठीक है, एक ऐसा ओमेगा मिलेगा, ओमेगा मिलेगा जिसको हम ओमेगा नॉट कहना प्रेफर करेंगे, ओमेगा नॉट। यानी ये कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, जहां पे आपको मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होगा, मैक्सिमम। क्लियर है क्या? ठीक है, क्या ग्राफ क्लियर है क्या सबको? क्या ग्राफ क्लियर है सबको? एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या सबको ये ग्राफ क्लियर है? पहला क्वेश्चन, अगर क्लियर है ग्राफ, ठीक है, तो सिंपल सा क्या हम ये अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हो या ज्यादा हो, आपका जो करंट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर क्या? और ये आई मैक्स की वैल्यू क्या है, अगर आपका एक्सएल अगर एक्सी के इक्वल हो गया, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो गया है, तो आपका जो करंट ऑब्टेन हो रहा है उस वक्त वो क्या है, आर है क्या, क्योंकि एक्सएल एक्सी कैंसिल कर देगा तो करंट क्या बच रहा है, V अपॉन आर। यानी मैक्सिमम करंट इक्वल्स टू कितना हो रहा है, V अपॉन आर। ठीक है, जो भी V ले लो आप, आई नॉट लो या आरएमएस लो, आप पीक लो या आरएमएस लो, कुछ भी लो, डिवाइडेड अपॉन आर। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़। यानी अगर याद रखिएगा, सिंपल सी बात याद रखिएगा, नोट देके मैं कह रहा हूं, नोट, ठीक है, नोट देके कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर आप आई नॉट ले रहे हैं, अगर आप आई नॉट ले रहे हैं, आई नॉट, इसकी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, आई नॉट की मैक्सिमम की बात करें तो क्या होगा, वी नॉट अपॉन आर होगा। और अगर आप आई
आरएमएस के मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा वी आर एम एस बाई आर। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं। आरएमएस जो चाहिए अपने को, पर करंट मैक्सिमम मिलेगा ये तो तय होगा, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब इस कर्व को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, शार्पनेस ऑफ कर्व। ठीक है, ये कर्व कितना शार्प होगा, कौन सा कर्व शार्प ज्यादा होगा, क्या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, शार्पनेस ऑफ कर्व बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर। ठीक है, हमने पुराना फिगर ही रखा। हमने क्या लिया, हमने क्या किया कि हमने एक सेकंड, हमने क्या लिया, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि हमने क्या लिया कि हमने सिंपल सा ले लिया कि आईमैक्स वाला, आईमैक्स किस पे मिल रहा है, आईमैक्स मिल रहा है ओमेगा नॉट पे मिल रहा है। आईमैक्स क्या मिल रहा है, ओमेगा नॉट पे मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, आईमैक्स पता है कितना है। हमने देखा कि ये अपना इस वक्त पे मेरे को जो पावर है ना वो भी मैक्सिमम मिल रहा है। ये भी क्या है, मैक्सिमम पावर इज ऑब्टेन्ड। क्लियर है, इस वक्त मैक्सिमम पावर मिलता है। जितना रेजोनेंस पे यानी कह सकते हैं मैक्सिमम करंट ही नहीं, मैक्सिमम पावर भी ऑब्टेन होता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि हमने देखा, एक बात किया कि चलो इसका बैंडविड्थ निकालते हैं। बैंडविड्थ अगर आप रेडियो में समझते हो तो ऐसा जनरली फ्रीक्वेंसी का रेंज जिस फ्रीक्वेंसी पे भी आपको आवाज मोर और लेस क्लियरली सुनाई देती हो। ठीक है, रेडियो में गौर से देखना, तो रेडियो में फ्रीक्वेंसी तो होती है, पर क्या क्या उसके थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे भी सुनाई नहीं देता है क्या? आप मुझे बताओ, क्या अगर मान लो 90 हर्ट्ज पे कोई 90 मेगाहर्ट्ज 98.3 एफएम है, तो क्या आपको 98.2 पे भी हल्का सुनाई नहीं देता है क्या? देता है, हल्का सुनाई देता है हमको। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है, हमने सोचा कि आखिर इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा, जिसको हम लोग मानेंगे कि अच्छा गुड करंट इज ऑब्टेन्ड। हमने मान लिया कि चलो ऐसा पॉइंट ले लेते हैं कि पावर का हाफ मिल रहा हो। क्या मिल रहा है, हाफ पावर मिल रहा है, यानी इसको मैं कहता हूं हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ हाफ पावर। तो आप भी देख रहे होगे कि हाफ पावर पॉइंट का मतलब क्या होगा, पावर पॉइंट में समझ लेना। हाफ पावर का मतलब कितना होगा, हाफ पावर का मतलब ऐसा होगा, ऐसा मानेंगे कि उस वक्त जो मेरा करंट होगा वो कितना हो चुका होगा, आई मैक्स बाई रूट 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से अगर कोई मैक्सिमम पावर पूछेगा, मैं क्या कहूंगा, आई स्क्वायर मैक्स, आई स्क्वायर मैक्स अपॉन आर। क्लियर है? सॉरी, इनटू आर, सॉरी क्या लिखेंगे, इनटू आर, इनटू आर। क्लियर है? तो मेरे से कोई पूछेगा कि मैक्सिमम पावर बाई 2 अगर होगा, मैक्सिमम पावर बाई 2, तो क्या हो जाएगा, आई मैक्स बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इनटू आर। क्लियर है? यानी हमारा मैक्स, यानी समझ लो कि हमने के लिए मैक्सिमम पावर पे आई मैक्स है, हाफ पावर पे क्या है, आई मैक्स बाई रूट 2 है। हमने इस पॉइंट पे लिया, हमने देखा कि ये कुल मिला के 2 पॉइंट पे मिल रहा है, एक ओमेगा 1 पे ओमेगा 2 से। तो हमने क्या मान लिया कि इसका डिफरेंस डेल्टा ओमेगा है, और इसका भी डिस्टेंस कितना है, डेल्टा ओमेगा। तो हमने माना कि यहां से लेके यहां तक को हम लोग टोटल कहते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ, बैंड विड्थ क्या होता है हमारा, बैंड विड्थ हमारा होता है, बैंड विड्थ अगर मैं बात करूं, मैं बैंड विड्थ की बात करूं, तो बेसिकली बैंड विड्थ होता है मेरा 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये है बैंड विड्थ। क्लियर है? यानी दोनों किसके बीच का डिस्टेंस, हाफ पावर के पॉइंट्स जितने हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग बैंड। हम लोग अज्यूम करते हैं कि हाफ पावर के ऊपर मिलेगा तो हम हियर कर सकते हैं। तो अगर इस बैंडविड्थ में जो भी करंट मिल रहा है वो क्या दे रहा है, हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर से ज्यादा दे रहा है। क्लियर है? इसको बैंडविड्थ कहते हैं। और बैंडविड्थ कितना है, 2 डेल्टा ओमेगा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आखिर ये शार्पनेस ऑफ कर्व और क्वालिटी फैक्टर, जो दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन है रेशियो ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। यानी अगर मैं इस क्वालिटी फैक्टर के बारे में अगर लिखना चाहूं, Q इक्वल्स टू, ये होता है रेशियो ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा नॉट बाई
बाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कितना होगा 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बहुत लंबा डेरिवेशन करेंगे। Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा, याद रखिएगा। इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ ए कर्व। ये क्वालिटी फैक्टर होता है इसका, ठीक है। क्या क्वालिटी करता है ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो मैंने बात किया अभी क्या क्या, मैंने शार्पनेस ऑफ कर्व की बात की। मैंने बोला कि एक मैक्सिमम पावर पॉइंट और एक हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर पॉइंट। उस वक्त करंट क्या मिल रहा है, आई मैक्स बाई रूट 2 मिल रहा है। क्लियर है। वो दो फ्रीक्वेंसीज पे आ रहा है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ओमेगा 1 डेल्टा ओमेगा आगे है नेचुरल से, ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा पीछे है। क्लियर है। तो बैंडविड्थ कितना हो गया 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। क्या यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़े क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। बढ़िया। अब हम देख रहे हैं मैंने हाफ पावर वाले पोजीशन एट हाफ। एट हाफ पावर स्टेट्स, ठीक है। ये डेरिवेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाफ पावर स्टेट्स में क्या होगा। तो मैं अगर बात कर रहा हूं कि हाफ पावर स्टेट्स का मतलब क्या है, कि आपका जो करंट है वो कितना है, आई मैक्स बाई रूट 2। हमारा जो हाफ पावर पॉइंट का करंट जो है क्या हो रहा है, आई मैक्स बाई रूट 2 हो रहा है। क्लियर है। इस वक्त जो हमारा करंट है वो क्या है, वी नॉट बाई जेड। हमारा जो करंट है वो क्या होगा, वी नॉट अपॉन जेड। अब जेड क्या है देखते हैं, जेड क्या है। तो वी नॉट अपॉन जेड क्या कह सकते हैं हम अपना, वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं सिंपल सा, अगर इसको लिखूं आई मैक्स बाई रूट 2, आई मैक्स बाई रूट 2 इक्वल्स टू वी नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस ओमेगा सॉरी माइनस 1 बाई ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर। अब आपका सवाल मेरे से बहुत वाजिब होगा, सर ओमेगा 1 ही क्यों लिया, ओमेगा 2 भी तो था। आपका क्वेश्चन बहुत ही वाजिब है, सर ओमेगा 1 ही क्यों लिया, ओमेगा 2 भी था। मैं कहता हूँ एक ले लिया, क्योंकि ओमेगा 1 पे ही तो हो रहा है, ओमेगा 1 पे भी ये कंडीशन आ रहा है और ओमेगा 2 पे भी कंडीशन आ रहा है। तो मैं एक्सेल क्या होगा मेरा इसमें, ओमेगा 1 इंटू एल, और एक्सी क्या होगा 1 बाई ओमेगा 1 इंटू। अब किसी ने सुबी ने पूछा है सर वी आर एम एस होगा ना, मैं वी आर एम एस नहीं लिखता हूँ, वी नॉट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सुबी। मैं सारा का सारा कुछ ना वी नॉट के टर्म्स में लिख लेता हूँ। अब आप देखो कैसे सुबी। अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि आई मैक्स कितना होगा। अब बताओ आई मैक्स कितना होगा, आई मैक्स कितना होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ, क्या वी नॉट अपॉन आर कह सकता हूँ क्या सुबी। अब बताइए, मैं सब कुछ पी के टर्म्स में लिख रहा हूँ। इज इट क्लियर? क्या मैंने आई मैक्स को लिखा वी मैक्स वी नॉट अपॉन आर। ठीक है, वी नॉट अपॉन आर, वी नॉट अपॉन आर हो गया। तो क्या अब वैल्यू पुट कर दे, क्या कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन रूट 2 आर इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप ही बताओ, क्या वी नॉट कैंसिल नहीं करते। सो भी मैंने बोला कि आप वी नॉट ले लो या वी आर एम एस ले लो, होना तो सो कैंसिल है ना। उसका कोई इलाज नहीं है, उसको जाना ही है, उसको खत्म ही होना है। तो क्या अब हमारे पास बहुत ही क्लियर कट रास्ता हो गया, क्या अंडर रूट 2 आर इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है? सुन क्या बहुत ही सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप आ रहा है क्या?
क्या हम इसको सॉल्व करना शुरू करें अब आगे? तो क्या अगर दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें, कैसा रहेगा? दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं क्या कर दूं, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ, कितना हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? क्लियर है? रूट हट जाएगा, बढ़िया। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा? मैं अब इधर इससे एक साइड आ रहा हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेशन में जगह कम पड़ सकता है, तो मैं इधर से आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जगह इधर से कर रहा हूँ। अब क्या लिख सकता हूँ? 2r² माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? ω1l माइनस 1/ω1c का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं क्या? ω1l माइनस 1/ω1c इक्वल्स टू आर कह सकते हैं क्या? बोलिए, क्लियर है? लिख सकते हैं क्या? अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ω1 को ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा नहीं लिख सकता हूं क्या? गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, ω0 से कितना आ गया? डेल्टा1 डेल्टा ओमेगा आ गया। तो क्या मैं इसको सीधा सीधा ω0 प्लस डेल्टा1 नहीं लिख सकता हूं क्या? ओमेगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूं। तो उसी को रिपीट करते हुए, उसी को रिपीट करते हुए यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने लिखा ω1 इक्वल्स टू ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1/ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा सी इक्वल्स टू आर। क्लियर है? मैं दोनों जगह एक काम करने वाला हूं, मैं ω0 को कॉमन ले लेता हूं, ω0 को कॉमन ले लेता हूं, कितना हो जाएगा? 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ω0 इंटू एल माइनस 1/ω0 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ω0 इंटू सी इक्वल्स टू आर। क्लियर है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, दोनों में ω0 को बाहर फेंक दिया, कॉमन ले लिया। क्लियर है? आप मुझे बताओ, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ω0 इंटू एल इंटू, सॉरी, इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ω0 माइनस 1/ω0 सी 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ω0 टू दी पावर -1। क्या लिख सकते हैं क्या सब लोग? क्या टू दी पावर -1 लिख सकते हैं क्या? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर। अब आप सब जानते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन याद है क्या? बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर हम एक्सपैंड करने की कोशिश करें, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ω0 को अगर टू दी पावर -1 को अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा? 1 प्लस nx हो जाता है, याद करिए। तो क्या लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ω0 हो जाएगा क्या? क्या सबको ये बात क्लियर है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ω0 टू दी पावर क्या हो जाएगा? -1। -1, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने पास क्या फाइनली ऐसा बचा क्या? अपने पास फाइनल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? ω0l इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ω0। मैं अगेन इसको इधर लेके आता हूँ, ठीक है। ω0 माइनस, क्या मैं इसको भी ω0l नहीं लिख सकता हूं क्या? गौर से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए।
अगर आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर रहे हैं शायद, कि आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ओमेगा नॉट एल जो है वो 1/ओमेगा नॉट सी के क्या इक्वल है। रेजोनेंस कंडीशन ओमेगा नॉट एल इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा नॉट इंटू सी। तो इसको भी क्या लिख दिया, इसको भी ओमेगा नॉट एल लिख दिया, क्या हो गया, इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आर। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब अपने को कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लेना है। ओमेगा नॉट एल कॉमन ले लिया, दोनों को ऐड किया, 1 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। क्लियर है क्या? इक्वल्स टू क्या हो गया, आर। ये ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, और अपने पास क्या बचा, 2 डेल्टा ओमेगा इंटू एल इक्वल्स टू आर। और अपने पास बैंड विड्थ कितना आ गया, बैंड विड्थ आ गया आर अपॉन 2l। सॉरी, बैंड विड्थ कितना था, 2 डेल्टा ओमेगा था ना। वर्ड्स देखिए, अब यहाँ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, आर अपॉन एल। याद रखना था कि ये क्या है अपना, ये है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। याद करिए, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला कितना था, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला थोड़ा याद करते हैं। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यानी Q से रिप्रेजेंट करेंगे क्वालिटी फैक्टर। Q बोले तो क्वालिटी फैक्टर, Q इक्वल्स टू, हमने देखा था कि बैंडविड्थ क्या था, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, देख लो, बैंडविड्थ अपॉन ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। Q इक्वल्स टू था ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। लिखते हैं Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। कितना हो गया, ओमेगा नॉट आर अपॉन एल, कितना आया, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। याद रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला आया है, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला आया है वो क्या है, क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू आया ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, या इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको 1/ओमेगा नॉट इंटू सी इंटू आर। ओमेगा नॉट एल कितना के इक्वल है, 1/ओमेगा नॉट सी के इक्वल है। प्रत्युष आर बाई एल होगा, नहीं, ठीक है, ठीक है प्रत्युष, सबको क्लियर है क्या? क्या सबको एक टर्म समझ में आया क्या, क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर बेसिकली समझने के लिए अपने को बैंडविड्थ निकालना पड़ेगा। बैंडविड्थ कितना आया है, आर अपॉन एल। तो सिंपल सी बात समझो कि जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा, कर्व उतना ही शार्प होगा। क्लियर है? गौर से देखो, 3 कर्व्स बने हुए हैं, मैं कर्व का नाम दे देता हूं, 1 2 3। कौन सा कर्व ज्यादा शार्प दिख रहा है, क्या 1 वाला कर्व ज्यादा शार्प दिख रहा है क्या? और ज्यादा शार्प है मतलब कि उसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, ज्यादा है। ज्यादा शार्प का मतलब क्वालिटी फैक्टर क्या है, ज्यादा है। तो अपने को ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है बार बार और हमेशा आता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी फैक्टर, डिराइव्ड रिलेशनशिप फॉर क्वालिटी फैक्टर, एनएलसी आ सके, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर है? तो अपने हमने क्या पढ़ा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब हाफ पावर के पॉइंट्स, हाफ पावर के पॉइंट्स में कितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, इसको फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यानी यहां से यहां फ्रीक्वेंसी तक, इतने बैंडविड्थ तक आपका वो मैं करंट जो होगा वो अच्छा करंट होगा, यानी ज्यादा करंट होगा। उसके बाद करंट क्या वैल्यू कम हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? क्या सबको शार्पनेस समझ में आया क्या? शार्पनेस का मेन मेजर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ कर्व चेक करना। ठीक है, क्वालिटी ऑफ कर्व बोले तो जितना शार्पनेस ज्यादा, कर्व ऐसे है, मान लो कर्व ऐसे, जितना क्वालिटी ज्यादा, कर्व क्या हो जाएगा, थिन होता जाएगा, और आपका क्या होगा, कर्व क्या हो जाएगा, शार्पर होता जाएगा। क्लियर है? क्या सबको समझ में आ चुका है यहाँ तक? लेट्स डू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग एंड करेंगे।
विद सम एलसी ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, जितना क्लोज होता जाएगा उतना शार्प होता जाएगा। क्लोज होने का मतलब हाफ पावर पॉइंट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। आर बाई एल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आर बाई एल का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो क्वालिटी फैक्टर अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जितना आप क्लोज करोगे, सोचो उसका बैंडविड्थ उतना ही कम होता जाएगा, बैंडविड्थ कम होता जाएगा तो अपने आप क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ो। ठीक है, समझते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। पावर फैक्टर में बी इक्वल टू 1/4। पावर फैक्टर 1 यानी cos फाई का वैल्यू 1 यानी फाई का वैल्यू 90। देखते हैं, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। पावर फैक्टर में बी इक्वल 4, प्योरली इंडक्टिव। पावर फैक्टर 1 का मतलब समझिएगा, सब लोग रिप्लाई करें। व्हाट 5 रिप्लाईज ओनली, 7 8 देखते हैं श्रेया। शाश्वत से ए एंड बी, शाश्वत ए एंड बी का तो जीरो होता है हमेशा ना। शाश्वत प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में तो दिमाग लगा ही नहीं सकते ना। पावर फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी cos फाई का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी फाई का वैल्यू 0 डिग्री होना चाहिए, 0 फेज डिफरेंस, यानी वोल्टेज और करंट में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक तो ये रजिस्टर में हो सकता है और एक तब हो सकता है जब एलसीआर में आपका एक्सएल एक्सी को कैंसिल कर दे, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आर, और क्या हो जाएगा, आई, सेम फेज में हो जाएगा। यानी करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में, एक तो प्योर रेजिस्टर में होगा और एक रेजोनेंस कंडीशन इन एन एलसीआर सर्किट होगा। क्लियर है क्या? तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी एंड डी। शाश्वत क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? क्या कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ क्या? बढ़िया, आगे बढ़ते। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं अभी। हाँ, अभी ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। अभी अभी बताया मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे सबके रिप्लाई चाहिए। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हुआ, वही चीज रिपीट कर दिया मैंने। रिप्लाई करो सब। चलो जल्दी, 12 रिप्लाई, वेरी गुड। एक एक बंदे ने गलत रिप्लाई दिया, जागा हुआ था। ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? हाँ, इसमें कोई डाउट थोड़ा है, इसमें रिप्लाई करें जल्दी। Only 20 people have replied. Still 50% people are sleeping. दोपहर में चावल ज्यादा खा लिया, नींद के मजे ले रहे हैं। सब बाहर ना जॉगिंग करना शुरू करो सुबह सुबह। स्टार्ट जॉगिंग एंड वॉकिंग। सब लॉकडाउन, 6 महीने लॉकडाउन रह गया है, सब दोपहर में 4 घंटा सोने वाला आदत लग गया लगता है। जल्दी जल्दी शुरू होने की उम्मीद है, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा। 23 रिप्लाईज में बहुत टाइम वेस्ट कर चुका उस क्वेश्चन में। काफी लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, पता नहीं सो रहे हैं शायद। ठीक है, सो एवरीवन रिप्लाइड करेक्टली। एलसीआर रेजोनेंस में आपका एक्सेल एक्सी खत्म हो जाता है तो फाई अपने आप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फाई 0 हो जाएगा तो फाई
फाइव जीरो हो जाता है अपना, तो फाइव जीरो अगर हो जा रहा है तो कॉस फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस वन। Try this one. Interesting question, but easy question. और एसी में कभी कोई वोल्टेज दिया हुआ है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, मतलब वो आरएमएस की बात हो रही होती है। रोशन सिंह, बॉडी रेस्ट मोशन चला गया है। बॉडी भी कंफ्यूज है रोशन तुम्हारा, कि रेस्ट है कि मोशन। गॉट फर्स्ट रिप्लाई, नींद में। बच्चों आप लोग को बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल की क्लास फिजिक्स के जगह नीलम सर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके जो भी डाउट्स हैं आप दूर कर लो, अपने डाउट्स पूछ लो अपने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। एसी खत्म हो गया, मांगोगे सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे। ये होगा सर पवनेश से। रिप्लाई तो किया है, बट थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, बाकी लोग को सॉल्व करने देते हैं। आप प्रत्युष इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री AIATS में है ना? कितने लोग ऑफलाइन आ सकते हैं कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए? बिल्कुल नहीं। कितने लोग ऑफलाइन आ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए? टाइमिंग 2 बजे के बाद होगा, 2 से 3 के बीच में, 2 से 4 के बीच में। मैं नहीं आ सकता, तो तुमको जरूरत भी नहीं है ना, फिर चिल मारो घर पे। चलो कुछ काफी लोग, हाँ जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए, खासकर पीसीबी में लोगों ने पूछा है। हाँ जिसको भी डाउट है, ठीक है, जिसको भी डाउट है उसके लिए, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ, बाकी लोग चैट में बता सकते हो क्या करें, पर ऑफलाइन कल रखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसको भी डाउट है वो आके पूछ रहे, ठीक है, एक कंबाइंड क्लास। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इधर उधर की बातें हो गई। अभी तक मेरे पास ना सिर्फ 7 रिप्लाई है। LCR सर्किट है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, पॉइंट लिखो तो कम से कम। R इक्वल्स टू 120 ओम, बच्चों वाला क्वेश्चन है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 4 into 10 to the power 3, पॉइंट तो लिखे रेडियन पर सेकेंड। रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, VR दिया हुआ है, VR दिया हुआ है कितना, 60 वोल्ट, और दिया हुआ है एंड इंडक्टेंस दिया, VL दिया हुआ है 40 वोल्ट। दिमाग ही नहीं लगाना, VC क्या हो जाएगा 40 वोल्ट, क्यों दिमाग लगाएं। L के क्रॉस जितना वोल्टेज भाई C के क्रॉस वोल्टेज होगा, VL VC आ गया। वैल्यू है ऑफ LNC पूछ रहा है, LNC पूछ रहा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, I इंटू R। वोल्टेज कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब वो आरएमएस वोल्टेज है, तो जो भी आएगा वो आरएमएस आएगा। इक्वल्स टू 60, R 120 दिया हुआ है, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया 0.5 एम्पियर। आरएमएस करंट आ गया 0.5 एम्पियर। इज इट क्लियर सबको? सबको क्लियर है क्या? देखते हैं, देखते हैं। I 0.5 आ गया। अब मैं बड़े सीधे सीधी बात कह रहा हूं, ओमेगा एल कितना होगा, I इंटू एक्सएल होगा, इक्वल्स टू 40।
अब I कितना है 0.5 इंटू एक्सएल इक्वल्स टू 40, तो एक्सएल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80, और इसी तरीके से एक्सी भी कितना हो जाएगा 80, नहीं निकाल लेंगे। एक्सएल इक्वल्स टू अपने को नहीं पता है, ओमेगा इंटू क्या होता है एल, अब जो भी है रेजोनेंस में ओमेगा नॉट दिया हुआ है, इक्वल्स टू क्या होगा 80, ओमेगा अपने को कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर 3 एल इक्वल्स टू 80, तो एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 3, 20, कितना आ गया आंसर 20 मिली हेनरी आ रहा है क्या, बताओ। पहला वाला कितने लोगों को क्लियर है ये बताओ पहले। क्या सबको क्लियर है क्या, कितना आ गया एल की वैल्यू 20 मिलियन, उसी तरीके से एक्सी भी निकाल लेंगे ना, 1 बाई ओमेगा सी इक्वल्स टू 80, तो सी इक्वल्स टू कितना होगा 1 बाई ओमेगा इंटू 80, सॉल्व कर लीजिए। मुझे क्लियर कट दिख रहा है, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब मेरे से कैलकुलेशन करवाना चाहते हो तो कर लेते हैं, फिर कितना होगा 1 बाई सी की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई कितना है अपने पास ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा का वैल्यू अपने को 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू क्या 80, इतना तो क्लियर है कि 10 टू दी पावर 4 आ गया, 10 टू दी पावर -4 आ चुका है इधर, 1 बाई 32, क्लियर है। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -6, क्लियर है। -10 टू दी पावर -6 का मतलब क्या होगा माइक्रोफैराड, मैं 100 बाई 32 माइक्रोफैराड, 100 बाई 32 तो कितना हो जाएगा 25 बाई 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, क्लियर है। मेजॉरिटी हैव रिप्लाइड करेक्टली, 7 लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, क्लियर है क्या। 100 बाई 32 इंटू 10 टू द पावर -6, which आंसर इज करेक्ट, आंसर इज ए, क्लियर है, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको, आगे बढ़े बढ़े तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में, चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन सब लोग। सर भी इस बार ऑफलाइन दीजिए, इस बार ऑनलाइन बिल्कुल नहीं कराना चाहता हूँ, सब लोग ऑफलाइन सेंटर पे दीजिए, कॉपी की चेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है भेजना। और रिजल्ट में टाइम भी काफी लग जाता है, और आप लोग भी कंफर्टेबल नहीं हो तो करके देंगे 3 दिनों के लिए, और एग्जाम मंडे ट्यूसडे वेंसडे को है, संडे को नहीं है। मैं रूटीन का डेट डाल दूंगा, गलत डेट डालेंगे तो। चलिए रिस्पॉन्ड, पोल लॉन्च कर रहा हूं। अच्छा ऑप्शन तो है ही नहीं, अच्छा ऑप्शन नहीं है अरुनिशा, बट समवन हैज रिप्लाइड सम आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, बट किसी ने बी लगाया है।
प्रॉपर इसको नींद का नशा कहते हैं। Someone has replied. I will send you the screenshot. चलो सॉल्व करो। मैंने गलती से लॉन्च कर दिया, कुछ लोगों ने रिप्लाई भी कर दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अपने को डेटा थोड़ा लिखो ना एक बार। अपने को ओमेगा दिया हुआ है क्या 5000? अपने को वी नॉट दिया हुआ है क्या? अपने को आई नॉट भी दिया हुआ है क्या? अपने को दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस भी दिया गया है क्या? क्यों नहीं इन सब चीजों को लिख लेते हैं। अब 360 का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री भी कह सकते हैं क्या? सेम फेज में है। 360 का मतलब क्या होता है? सेम फेज में। क्लियर है क्या? एल की वैल्यू कितनी है? 0.01 हेनरी। एल का वैल्यू कितना है? 0.01 हेनरी। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के पीछे। तो अपने को पता जितना चीज है उसके हिसाब से ये पक्के तौर पे रेजोनेंस कंडीशन है। किसी को डाउट है क्या? जब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 ने प्रगति, ये 10 डिग्री और ये 370 है, दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस कितना है? 360 नहीं है क्या? क्लियर है क्या? रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन में एक बात क्लियर होती है अपने पास कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि ओमेगा बेसिकली क्या है? ओमेगा बेसिकली क्या है? 1/√LC। ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC। ओमेगा नॉट तो अपने को दिया गया है बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन है। ओमेगा नॉट कितना है? 5000 बाई इक्वल्स टू 1/√LC। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 1/LC। अगर मैं इसको थोड़ा इधर लेके आता हूं, अगर अपने को चाहिए क्या? C चाहिए। C इक्वल्स टू 1/L। L मतलब क्या है? 10⁻⁻2 इंटू 25 इंटू 10⁶। क्लियर है? इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻6 आएगा, यानी 4 माइक्रो फराड। क्लियर है क्या? 4 माइक्रो फराड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, इसमें एक्सेल एक्सी को कैंसिल कर देगा, तो जो आई नॉट होगा वो क्या होगा? वी नॉट अपॉन आर होगा क्या? रेजोनेंस में जेड में बचता क्या? सिर्फ आर बचता है। आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर बचेगा। तो वी नॉट कितना है? अपॉन आर कितना है अपने पास? आर है अपने पास कितना? वैल्यू अपने को पता नहीं है, आर पता नहीं है, और आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 5। तो क्या आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या? 5। क्लियर है क्या? सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है? आर इक्वल्स टू आ रहा है कुछ 28.28 ओम। आरुषि क्लियर है क्या? सही है आरुषि आपका? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स हैव वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग जल्दी से एलसी ऑक्सीडेशन थोड़ा बहुत देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। एक्सटेंड फॉर 5 मिनट्स हार्डली। 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा क्लास को।
सीधा सीधा एलसीआर सर्किट है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। बट हाँ, थोड़ा दिमाग लगाइए। सब लोग ट्राई करें। आरएलसी दिया हुआ है, इतना अपने को डेटा अपने पास है, इतना डेटा अपने पास है। आरएलसी क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ है, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू पी एंड फ्लोज इन पी, यानी ये रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा है। रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन कब होगा, जब ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट एल सी। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट एल सी, निकाल लीजिए। ओमेगा अंडर रूट एल सी देख लेते हैं, एल कितना है, एल दिया गया 4.9 इंटू 10⁻³ इंटू सी 10⁻⁻6। क्लियर है। अगर इसको सॉल्व करेगा इसको तो कितना हो जा रहा है, ये इक्वल्स टू हो जा रहा है 1/√49 कर देते हैं इंटू एक और 10 टू द पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको बड़ा कर देते तो 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करते हैं अगर तो कितना आ रहा है 1/7 इंटू 10⁻⁻5। यानी ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है, ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है 10⁵/7। ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब आपके मन में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वह इंपेडेंस इन पी एंड क्यू, आपको पी और क्यू में इंपेडेंस बताना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपको पी और पी में है क्या, पी में क्या आरसी सर्किट है क्या, क्या पी में आरसी सर्किट है क्या, तो आपको अगर कोई इंपेडेंस पूछेगा तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 का होल स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या। अगर कोई मुझे P का पूछता है सिर्फ तो मैं R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, इसमें R कितना है, अगर मैं बोलूं तो इस केस में अपने पास R कितना है, तो R है अपने पास 68 ओम, नहीं 32 ओम, सॉरी 32 ओम पहले वाले में, स्क्वायर प्लस XC कितना होगा 1/ω/C का होल स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व कर लीजिए इसको। उसी तरीके से Q में RL सर्किट है, Q के लिए अगर बात करें तो RL सर्किट है तो Z इक्वल्स नहीं हो जाएगा क्या, अंडर√R² प्लस XL का होल स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अंडर√R² प्लस XL का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्सेल आपको पता है, ओमेगा इंटू क्या करना होगा, एल करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पकड़ते शायद ना आए, ठीक है। हाँ, वोल्ट आ सकता है, वोल्ट का अभी देखना पड़ेगा। वोल्ट क्या होगा, आई इंटू जेड कर दीजिएगा सीधा सीधा।
I इक्वल्स टू बी बाई जेड। क्लियर है क्या? अभी नॉट डिसाइडेड येट लिखा, अभी डिसाइड नहीं किया है। इस बार भी वांट कंपल्सरीली ऑफलाइन हो। चलिए just give me a second। लास्ट टॉपिक है अपना एलसी ऑक्सीडेशन में, जल्दी से इसको बता देता हूँ। एलसी ऑक्सीडेशन में कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी को पढ़ोगे अगर आप। एलसी ऑक्सीडेशन में क्या है? एनर्जी का ऑक्सीडेशन है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। गौर से देखिए, हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो कंप्लीट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो इसका जो एनर्जी है, जो एनर्जी होगा इंडक्टर में वो और कैपेसिटर में, वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। किसी वक्त में जो इंडक्टर प्लस कैपेसिटर की एनर्जी होगी वो हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ठीक है, हमेशा कंजर्व रहेगी। यही लॉजिक है, यही लॉजिक है इंडक्टर प्लस कैपेसिटर की एनर्जी कंजर्वेशन का। अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं किसी वक्त पे, तो देखते हैं हम लोग केवीएल लगाते हैं इसमें, और हम जब केवीएल लगाते हैं तो क्या आता है? Q बाई सी प्लस माइनस L DI बाई dt इक्वल्स टू 0। क्लियर है? Q बाई सी माइनस L DI बाई dt इक्वल्स टू 0। लेकिन जब I को देखते हैं, करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है? एक में चार्ज बढ़ता है तो दूसरे में Q क्या ले रहे हैं? Q हम ले रहे हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्लियर है? तो हम सिंपल सी बात है, अगर कैपेसिटर में चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो फ्लो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो हम I इक्वल्स लिख सकते हैं dq अपॉन dt माइनस dq अपॉन dt। तो फाइनली Q बाई सी को लिख सकते हैं माइनस L, प्लस लिख सकते हैं L डी स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर प्लस Q अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0। ये अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको वेव का ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ठीक है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट इंटू क्यू इक्वल्स टू 0। ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे? ओमेगा नॉट क्या है? 1 बाई एल सी अंडर रूट। क्लियर है? सॉरी, ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। हमने ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई अंडर रूट एल सी। क्लियर है? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव। वेव में क्या होता है? वेव में क्या होता है कि हाफ साइकिल तक अगर इसके पास है ना चार्ज होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, देन चार्ज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। हाफ साइकिल में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन एक्चुअली कह सकते हैं, और इसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? यानी अगर आप एल और सी के इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हो तो इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? ऑक्सीलेट करेगा। क्या सबको क्लियर है क्या? बस इतना ही है। एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत रीडिंग मारना, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। बार बार ये दिखाएगा जो एल में एनर्जी मैक्सिमम है तो सी में मिनिमम है, सी में मैक्सिमम है तो एल में क्या है? मिनिमम। और फाइनली क्यू का इक्वेशन आ जाता है, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, इससे आप आई का वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? क्यू के वैल्यू, ये चार्ज क्या होता है? कैपेसिटर पे जो चार्ज, ये क्यू क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटर। क्योंकि शुरुआत से ही हम कैपेसिटर के चार्ज की ही बात कर रहे थे। हम शुरुआत से बात कर रहे थे, चार्ज अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। एंड दिस इज द एंड टू द चैप्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का एंड हो गया। क्लियर है? कोई डाउट होगा कुछ के लिए हम सैटरडे तक क्लास एक रख देंगे, रखेंगे आपके लिए। कल की क्लास केमिस्ट्री की होगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अगर आप चाहते हो तो आप पर्सनली मुझे कुछ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपसे नीरव सर बात करेंगे 2 मिनट के लिए। आप नीरव सर से एक बार बात कर वीडियो ऑन कर।